हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो चयन परीक्षा आपकी अगस्त में होने वाली है उसके लिए बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो उसी क्रम में ये हमारा अगला प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट क्रमांक 15, जिसमें हमने आपका दूसरा जो पात्रता परीक्षा में टॉपिक दिया गया है वर्गीकरण, उसके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए थे। तो आप सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए, और यदि आप थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बायोलॉजी की लगभग थ्योरी वाली 65 क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपके पात्रता परीक्षा में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं लगभग क्लियर ही हो चुके हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने थ्योरी क्लियर की थी उसी क्रम में आपके प्रैक्टिस सेट हैं। जैसे सबसे पहले आपका जो है पात्रता परीक्षा में टॉपिक दिया गया है सजीव जगत। ठीक है, अब सजीव जगत में कौन सी चीज़ें सजीव हैं ये हमें पढ़ना होता है। तो हमने कोशिका से सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं के प्रकार, इसके अलावा अन्य जो चीज़ें होती हैं वो सब आपको क्लियर करवाई। इसके बाद कोशिकाओं के समूह क्या कहलाते हैं, आपके ऊतक कहलाते हैं। तो ऊतक से भी जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको करवा दिए, और थ्योरी भी करवाई हुई है। ठीक है, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, तो आप थ्योरी वाली क्लास देख लें, उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, और आपको यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक की हमारी जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कोशिका वाले टॉपिक के। इसके बाद आप देख सकते हैं ऊतक वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन, और फिर हमने वर्गीकरण स्टार्ट किया है। तो आप द्विजगत पद्धति से लेकर जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, द्विजगत पद्धति पर जो बेसिक बनते हैं, 3 जगत पद्धति कैसे आई, क्या कमी रही, 4 जगत पद्धति क्या है, और 5 जगत पद्धति पर मल्टीपल जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी करवा दिए हैं। ठीक है, अब आपके जो 5 जगत यहाँ पर हैं, सबसे पहले पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनीरा जगत और कवक जगत। ठीक है, तो ये आपका एक क्रम चलता है। तो जो आपका मोनीरा जगत है, वहाँ पर आपका जो मोनीरा जगत है उसमें कौन से जीवधारी आते हैं, क्या इनका शरीर संगठन है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल, वो आपको इससे पिछले लेक्चर में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अब हम एक एक जगत के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोनीरा जगत को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये क्वेश्चनों के माध्यम से देख पाएंगे। तो जो मोनीरा जगत है उसमें एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी जो है क्वालिटीज़, इस वर्ग में जो जीवधारी आएंगे उनमें क्या कुछ गुण या विशेषताएं होंगी, कौन कौन से जीवधारी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। और जो थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं, जैसे कुछ टॉपिक हमने उठाया और वहाँ पर यदि कुछ चीज़ छूट भी गई है तो वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो आप एक क्वेश्चन जो है, इनकी संख्या भले ही कम है लेकिन आप इनका एनालिसिस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने से भी इन क्वेश्चनों के आंसर आप लगाने का प्रयास जरूर करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 होगा। इससे पहले आपके जो है क्वेश्चनों की संख्या जो है 40 जो क्वेश्चन है वो आपके वर्गीकरण पर हो चुके हैं। ठीक है, द्विजगत पद्धति से लेकर अभी तक जो हमारी ये क्लास है, तो इससे पहले 40 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आप कोशिका वाले टॉपिक के देखना चाहते हैं तो उसके लगभग 110 प्लस क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ में। तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर वहाँ हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस जगत के जीव सूक्ष्मतम, सरलतम एवं प्राचीनतम हैं। तो आपने जगत तो पढ़े हैं, सब जगत से आप वाकिफ़ भी हो चुके हैं कि क्या जगत कौन सा है। ठीक है, किस जगत का उदय कब हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए निम्नलिखित में से किस जगत के जो जीव हैं वो सूक्ष्मतम, सरलतम और प्राचीनतम हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनीरा जगत। आपका जो मोनीरा जगत है आपको बताया हुआ था। टोटल आपके जगत कितने हैं, आप 5 जगत वर्गीकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें टोटल आप 5 जगत पढ़ते हैं। कौन कौन से, तो एक तो आप पढ़ते हैं पादप जगत, ठीक है, दूसरा आप पढ़ते हैं जंतु जगत, तीसरा आपका जो जगत है वो है आपका प्रोटिस्टा जगत। कौन सा है, प्रोटिस्टा जगत।
चौथा आपका जो जगत है वो है मोनीरा जगत, और पांचवा जगत जो है आपका वो है आपका पांचवा जगत है कवक जगत। ठीक है, तो ये 5 जगत हैं। तो इनमें से ये कौन सा ऐसा जगत है जिसके जो जीव हैं वो सूक्ष्मतम, सरलतम और प्राचीनतम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है मोनीरा जगत हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा कि एकमात्र मोनीरा जगत ही ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं, मतलब जिसमें आपका स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और विभिन्न कोशिकांगों का भी अभाव रहता है। बाकी आपके जो 4 जगत बचते हैं इनमें सभी में आपके जो हैं यूकैरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब मोनीरा जगत के बारे में थोड़ा देखना यहाँ पर। मोनीरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका कि बताइए वह कौन सा एक जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है? तो वो भी आपका कौन सा है? मोनीरा जगत। अर्थात इन जीवों में प्रोकैरियोटिक का मतलब ही है कि इनमें ना तो संगठित केंद्रक रहेगा और ना ही विभिन्न कोशिकांग। कोशिकांग क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गाल्जी उपकरण हो गया, राइबोसोम वगैरह हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इनका जो है अभाव रहता है। और ना ही इनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। तो शरीर संगठन भी आपको बताया कि कौन सा वर्ग आपका एक कोशिकीय है, कौन सा बहुकोशिकीय। तो इनका शरीर ना तो बहुकोशिकीय होगा और इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और कुछ में नहीं पाई जाएगी। तो जो कोशिका भित्ति होगी वो यहाँ पर जो पाई जाएगी उनमें सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति नहीं होगी, ये आप याद रखना। पादप मात्र ऐसा वर्ग है जिसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। बाकी अन्य जो वर्ग हैं उनमें कोशिका भित्ति होती तो है लेकिन सेल्यूलोज की नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए पोषण के स्तर पर ही स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इस जगत के सूक्ष्मतम और सरलतम जीव ये हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये इस जगत के सबसे प्राचीनतम जीव हैं। ठीक है, मोनीरा जगत के जीव उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है। तो इस जगत के जीवधारी कहाँ कहाँ मिलेंगे? जैसे मिट्टी में, जल में, वायु में, गर्म जल के झरने जहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस तक जल गर्म होगा, हिमखंडों की तली में और रेगिस्तान आदि में ये पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया मोनीरा जगत, उसकी विशेषताएं वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से जीवधारी मोनीरा जगत के अंतर्गत आएंगे, और जितने भी जीवधारी यहाँ पर आएंगे उनमें सब में ये विशेषताएँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया मोनीरा जगत में आपका जीवाणु आता है, तो जीवाणु में भी आप यही विशेषताएँ देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये सभी स्थानों पर जहाँ पर जीवन की थोड़ी सी भी संभावना है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जगत में केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित है? तो ये आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए हुए हैं। तो केंद्रकीय झिल्ली मतलब जो आपका ये मान के चलिए एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? एक केंद्रक है। तो जो कोशिका के बाहर झिल्ली होती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। और जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली होती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है वो आपकी केंद्रकीय झिल्ली कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। ठीक है, तो वह कौन सा एक ग्रुप है ऐसा जिसमें आपकी ये केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित है? तो जब आपको पता है कि मोनीरा जगत में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता और जब स्पष्ट केंद्रक ही नहीं है तो ये झिल्ली अनुपस्थित रहेगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोनीरा जगत के कुछ लक्षण देखना। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, पूछेगा किस वर्ग में या किस जगत में प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है या किस वर्ग में प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया है, तो वो आपका मोनीरा ही है, मोनीरा जगत। ठीक है, अर्थात कोशिका जो होगी उसमें आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बंधा नहीं होगा बल्कि जीव द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। अब इनकी जो कोशिका भित्ति है वो अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी होते हैं। तो पूछ सकता है कि मोनीरा वर्ग में जो वैसे तो सभी जीवधारियों में सेल वॉल नहीं होती है लेकिन जिसमें भी होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये पॉलीसैकेराइड मतलब नॉन सेल्यूलोज होती है, मतलब सेल्यूलोज इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित है, यही क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है और रिक्तियाँ भी अनुपस्थित रहती हैं। मतलब सीधी सी बात है, इसमें जो ज़्यादातर कोशिकांग है वो अनुपस्थित ही रहेंगे।
ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और परपोषी होते हैं। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? प्राचीनतम जीवित जीवाश्म, तो आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि जो मोनेरा जगत है उसमें 4 प्रकार के जीवों को रखा गया है। ठीक है, अब ये 4 कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो गया जीवाणु, दूसरा हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया, क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया। एक हो जाएगा आपका आर्कीबैक्टीरिया और एक हो जाएगा आपका एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये 4 हैं। ठीक है, अब इन 4 में से पूछा गया है कि प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? क्या आपके आर्कीबैक्टीरिया को, क्या साइनोबैक्टीरिया को, क्या एक्टिनोमाइसीटीज को, या जीवाणुओं को? तो ये 4 जो वर्ग आप देख रहे हैं ये आपके किसके हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आएंगे। अब इनमें भी जो है सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म जिसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया को। अब ये आर्कीबैक्टीरिया है क्या? देखिए, तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम जीवधारियों के ये प्रतिनिधि हैं, इसीलिए इनका नाम आर्की अर्थात बैक्टीरिया रखा गया है। इसीलिए इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं उनके आधार पर आर्क बैक्टीरिया को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। तो इसके भी फिर अपने अलग से 3 समूह हैं, मेथेनजोन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, तो यदि आप इनके और डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं तो थ्योरी वाले लेक्चर देख लें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह कौन सा है इनमें से? तो ये जो 4 आपके वर्ग हैं, ये जो आपके मोनेरा के अंतर्गत इनका अध्ययन हमें करना है, तो इनमें से सफलतम एक तो हो गया प्राचीनतम जीवित जीवाश्म। दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है साइनोबैक्टीरिया? तो साधारणतया प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं, मतलब ये जो हैं प्रकाश संश्लेषी जीवधारी हैं। पृथ्वी के सफलतम जीवधारियों का ये समूह माना जाता है। संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं में मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि नील हरित शैवाल को जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया के नाम से, आर्कीबैक्टीरिया के नाम से, किस नाम से? ठीक है, अब देखना, एक कवक से लेकर साइकस और अनेक जीवधारियों के साथ इस सहजीवी रूप में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कवकसम जीवाणु किसे कहा जाता है? मतलब जो कवक के समान होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये कवक सम जीवाणु हैं। यदि सेम कवक होते तो फिर उसको इस वर्ग में नहीं रखते, सीधा कवक वर्ग में डाल देते। ठीक है, लेकिन ये कवक के समान अपनी विशेषताएं दर्शाते हैं। तो बताइए इनमें से किसको कवक सम जीवाणु कहा जाता है? तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, यदि पता है तो आप करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्टिनोमाइसीटीज को कवकसम जीवाणु कहा जाता है। अब देखिए क्या है, इन्हें कवकसम जीवाणु भी कहते हैं। ये वे जीवाणु हैं जिनकी रचना कवक जाल के समान तंतुवत और शाखित होती है। पहले इन्हें कवक माना जाता था, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन के कारण अब इन्हें जीवाणु माना जाता है। कवकसम जीवाणुओं की अनेक जातियों से विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते थे। पहले क्या था, इनको एक कवक के समान विशेषताएं बताते थे तो इनको कवक वर्ग में रख दिया गया था। लेकिन जब ये पाया गया कि ये तो प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब ना तो इनमें स्पष्ट केंद्रक है ना ही विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो फिर इनको इस वर्ग में रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये 4 हमने पढ़ लिए जिनका अध्ययन हमें मोनेरा वर्ग में करना है। मोनेरा वर्ग की हमने विशेषताएं पढ़ ली। तो मोनेरा में कौन कौन से जीवधारियों का अध्ययन करना है? एक तो जीवाणु का, दूसरा आपको आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि हर एक चीज़ आपके किसी ने एक क्वेश्चन निकाला और आप उसके बारे में 1000 चीज़ें बता पाएँ। ठीक है, तो देखिए जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर एक चीज़ का अध्ययन एक शाखा के अंतर्गत होता है। तो उसी तरीके से आपको ये बताना है कि जो जीवाणु हैं उनका अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या हो जाएगा आपका बैक्टीरियोलॉजी।
ठीक है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। फिर दिया है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो ये बताना है आपको कमेंट्स में। यदि आपकी ये तैयारी हो चुकी है तो बताइए कि ये दोनों हैं, किस में कवक का अध्ययन किया जाता है और किस में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ऑफियोलॉजी जो होता है इसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है? ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सर्पों का। तो ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, जीवाणु की खोज किसने की, विषाणु की खोज किसने की है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके निवारण के उपाय, तो ये थ्योरी में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो दिया है जीवाणु की खोज किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। यदि बात करते हैं अरस्तु, तो अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो जिसने जीवाणु की खोज की वही जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब देखिए थोड़ा सा जीवाणु की खोज के बारे में। सन भी पूछता है कि कब जीवाणु की खोज हुई, तो सन 1683 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और क्या नाम दिया? सूक्ष्म जीव। इसी कारण से ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु पाए जाते हैं, तो बताना है जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं। क्या केवल अनुकूल परिस्थितियों में? इसका मतलब है कि जो मतलब इसको अनुकूल का मतलब जो इसके अनुकूल हैं, ठीक है। दूसरा प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब थोड़ा सा भी यदि माहौल बिगड़ता है तो क्या ये वहाँ पर भी रहते हैं, या फिर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपके जीवाणु जो हैं वो आपके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में होते। अभी हमने देखा था मोनेरा जगत में कि जहाँ पर जीवन की थोड़ी सी भी संभावना है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए थोड़ा सा इनका प्राप्ति स्थान जीवाणुओं का। जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं और प्रायः सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये मानव द्वारा श्वास लेने की वायु में भी हैं, पीने के जल में भी हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये हमें दिखाई ही नहीं देते। भोजन में भी ये मौजूद रहते हैं। ये मिट्टी में, दूसरे जीवित वस्तुओं में और मृत जैव पदार्थों में भी उपस्थित रहते हैं। मानव के मुँह में भी कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो जीवाणु हैं वो आपके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? तो यहाँ से कई क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि जो आपका किण्वन प्रोसेस है वो किसने बताया, या फिर जो आपके जीवाणु हैं उनको जीवाणु नाम किसने दिया। खोज तो आपके ल्यूवेनहॉक ने की, लेकिन क्वेश्चन पूछता है जीवाणु को जीवाणु नाम देने वाले विद्वान कौन थे। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया, ये तो आपका रॉबर्ट कोच। फिर जो किण्वन प्रक्रिया है इसकी खोज लुई पाश्चर ने। अब जो जीवाणु है, जीवाणु की खोज तो की थी आपके ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन जीवाणु को जीवाणु जो नाम दिया है वो आपके ए हरेनबर्ग ने दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए हरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया। लुई पाश्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणु द्वारा ही होता है। जो किण्वन प्रोसेस है वो जीवाणु से ही होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्मजीव होते हैं। पाश्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों का जन्म मत प्रतिपादित किया। तो पूछेगा रोगों का जो जन्म मत है वो किसने प्रतिपादित किया, तो लुई पाश्चर ने। किण्वन पर कार्य किसने किया, लुई पाश्चर ने। किण्वन प्रक्रिया होती किसके द्वारा है, जीवाणु के द्वारा, जो किसने बताई, लुई पाश्चर ने बताई, ठीक है। अगला देखिए, रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि जो चौपायों में होने वाले एंथ्रेक्स, चौपायों का मतलब जो 4 पैर वाले हैं, गाय है, ठीक है, इनमें जो एंथ्रेक्स रोग है, बकरी है या जो जानवर हैं जो रोग होता है, या मनुष्य में जो तपेदिक और हैजा रोग होता है उसका कारण भी जीवाणु ही है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से, इनका निवारण कैसे किया जा सकता, कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए, रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया।
फिर दिया है लीस्टर। लीस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी जर्म मत पूछता है तो वो आपके लुई पास्चर ने, और प्रतिरोधी मत पूछता है तो वो आपके लीस्टर ने प्रस्तुत किया था। तो ये जीवाणु से बनेगा क्वेश्चन कि जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत किसने प्रस्तुत किया? लीस्टर ने। इसके बाद आपका रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? कृत्रिम संवर्धन किया था जीवाणुओं का। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है आपको विश्लेषण करवाना, ताकि इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बने आप उनके आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो अगले सेशन में हम जीवाणुओं के डिटेल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जीवाणुओं के प्रकार को लेकर के या अन्य जो है जीवाणु संबंधी जो भी मैटर होगा उसके क्वेश्चन हम अगले सेशन में कवर करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना, और यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट बने तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।